हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमारा जो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सेशन को पूरा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके जी, अब समझिए यहाँ पे बिहार का झारखंड से क्या संबंध है। जिस प्रकार से झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ और एक अलग राज्य बना, बिहार का हिस्सा था, बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य झारखंड बना यहाँ पे, उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ और एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का संबंध किससे हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का संबंध यहाँ पे मध्य प्रदेश से हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़ हमारा। ओके, जिस प्रकार बिहार से अलग होकर झारखंड बना, वैसे ही छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगर आगे देखते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को क्या लिखता है? WULS लिखता है। सम को क्या लिखता है? VRPH लिखता है। और हमें फाइंड आउट किसे करना है? क्लैन का। तो पहले हम इसमें रिलेशन क्या है वो समझ लेते हैं। अब देखो, आप क्या दिया है? TRI और P। ट्रिप को क्या लिखा है? WUL और S उसने लिखा है। अब इसके बीच में संबंध कैसे वो आप फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके लिए सबसे इजी आपको मैं बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट को नंबर से याद कर लो आप कि टी अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे है। तो देखो, टी अल्फ़ाबेट में 20वें नंबर पे है जी। और डब्ल्यू अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है? तो डब्ल्यू आता है अल्फ़ाबेट में 23वें नंबर पे, यानी कि 3 अंक जो है वो बढ़े हुए हैं। ओके, आर अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है? तो आर अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पे आता है। और यू की अगर आप बात कर लो तो अल्फ़ाबेट में ये 21वें नंबर पे आता है। यानी कि 3 जो है यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। इन लेटर्स में जो है वो 3 जो है वो ऐड हो रहे हैं ना जी। देखो आप, 3 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब एक तो कन्फर्म हो गया कि इस सीरीज में ऊपर वाले जो हमें शब्द दिए गए हैं उसमें 3-3 ऐड करना है। आगे चेक कर लेते हैं। आई का होता है 9, इसमें 3 ऐड करो तो होता है 12। और 12वें स्थान पे क्या आता है? एल आता है। उसी प्रकार पी अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पे आता है, 3 ऐड करो तो 19 होगा। और 19वें नंबर पे क्या आ जाएगा? हमारा एस आ जाएगा। यानी कि इस अल्फ़ाबेट में 3 को जो है हमें ऐड करना है। ओके, कन्फर्म, समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या है? क्लैन का। CLA और N। सी अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पे आता है, 3 ऐड करो तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा? 6 नंबर पे हमारा F आ जाएगा। ओके, एल अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है? अभी हमने देखा एल अल्फ़ाबेट में 12वें नंबर पे आता है। 3 ऐड करो, 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 3 15। और 15वें नंबर पे क्या आता है? O आता है। ए अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे आता है, 3 ऐड करो तो 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? हमारा D आ जाएगा। एन अल्फ़ाबेट में 14वें नंबर पे आता है। और 3 ऐड करो तो हो जाएगा 17। और 17वें नंबर पे क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। कुल मिलाकर देखिए ये इजी है इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है? तो आंसर देखो आप, FODQ यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में एक और बात समझिए, एग्जाम में हमें इसे तो लिखना भी नहीं, क्योंकि हमने देखा टी का क्या, ऐसे देखिए स्क्रीन पे तो दिखाई देगा टी का क्या दिया है? डब्ल्यू। हमने देखा टी 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यानी 3 ऐड हुआ है। हमें क्लैन का निकालना है। हम ऐसा देखते हैं कि क्लैन में सी तीसरे नंबर पे आता है, 3 ऐड करो तो छठे नंबर पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। हमने सीधे ऐसे एफ लिखा है। अब हमने देखा कि आर जो है हमारा 18वें नंबर पे आता है और यू जो है 21वें नंबर पे आता है। ओके, यानी कि यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है। तो एल जो है, हमने एल देखा कि एल हमारा 12वें नंबर पे आता है और 3 ऐड किया तो 15वें नंबर पे क्या आ गया? ओ आ गया। अब देखो FO, ठीक है। उसी तरह हम आगे चेक कर लेंगे, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेन आरेख का, कि उसे वेन आरेख का चयन करें जो वर्ग के दिए गए सेट के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है।
तो देखिए छात्र दिया हुआ है, इंटर्न दिया हुआ है और अनुसंधानकर्ता दिया हुआ है। छात्र दिया हुआ है, इंटर्न दिया हुआ है और अनुसंधानकर्ता दिया हुआ है। तो छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता, ये तीनों का रिलेशन एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि छात्र है वो छात्री पढ़ लिख कर जब वैज्ञानिक बनेगा तो अनुसंधानकर्ता बनेगा। ओके, तो जो इस तरह का हमारा जो डायग्राम बनेगा ना, ये तीन एक दूसरे से रिलेटेड वो हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से भिन्न है, यानी कि हमें असंगत का यहाँ पे चयन करना है। शब्द क्या क्या दिए गए हैं? विश्वासघाती दिया हुआ है, ओके, समर्पित दिया हुआ है, स्वामी भक्त दिया हुआ है और विश्वासी दिया हुआ है। टोन देखो ना, ये समर्पित है, ये विश्वासी है, ये अपने स्वामी के प्रति समर्पित है, ये अपने स्वामी के लिए विश्वासी है, ये अपने स्वामी का स्वामी भक्त है। ये तीनों तो एक हो रहे हैं ना, ये तीनों, ये बी, डी और सी एकदम सही टोन है। और विश्वासघाती जो है इनसे अलग हो जा रहा है, यहाँ पे विश्वासघाती जो है इनसे अलग हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्वासघाती यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, इसे हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखो, 67 है और दूसरे स्थान पे भी 67 है, 67 है और दूसरे स्थान पे भी 67 है। तो 67 से 67 कैसे हो सकता है? जब इसमें इंटू 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67 से 67 हो जाएगा। ओके, 67 है, उसके बाद 56 है। तो 67 से 56 कब होगा? अगर 67 से हम लोग 11 को माइनस कर दें, 11 को अगर हम दोस्तों माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। यानी कि पहले स्थान पे इंटू 1 हुआ है, दूसरे पे -11 हुआ है। ओके, आगे वाले को हम चेक कर लेते हैं। 45 से 45 कैसे बनाओगे आप? गुणे 1 करके। और 45 से 34 कैसे बनाओगे आप? 45 से 34 बनाने के लिए अगर आप -11 कर दो 45 से तो 34 आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो 34 से 34 कैसे बनाओगे? गुणे 1 से। और फिर 34 से 23 बनाने के लिए आपको -11 करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि सीरीज है गुणे 1 -11 गुणे 1 और -11। ये इसी की सीरीज चल रही है, गुणे 1 गुणे 1 और फिर दूसरा सीरीज जो है -11 का पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो होगा। तो हमें यहाँ पे देखो गुणे 1 -11, तो नेक्स्ट फिर क्या होगा? गुणे 1 ही होगा। यानी 56 में गुणे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा। और नेक्स्ट में पैटर्न अगर चेक करो तो 56 से 11 को माइनस कर दो आप तो 45 हो जाएगा। देखो ये वाला भी पैटर्न फॉलो हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर आंसर की बात करें तो 56 से हमारा होगा आंसर होगा, क्योंकि 56 में गुणे 1 से मल्टीप्लाई करना है। सीधी सी बात, एक आराम से समझिए, पैटर्न है गुणे 1, उसके बाद है -11, गुणे 1 और -11, इसी का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो गुणे 1 -11 फिर गुणे 1, यानी कि 56 में इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 56 ही आने वाला है। ओके, समझ में आया? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर सही हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें। अब देखिए इतना पढ़िए मत, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमें जो 3 शब्द दिए हुए हैं, 4, 3 और 2, इन 3 लेटर्स का, इन 3 अंकों का प्रयोग करके, 3 नंबर्स का यूज करके हमें 21 लाना है। उसी प्रकार 5, 6 और 3 का यूज करके 52 लाना है। ठीक है, और 5, 8, 4 का यूज करके जो आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें तो पहले ये पता करना होगा ना कि 4, 3 और 2 को यूज कैसे किया है, इसका पैटर्न क्या है, इसे कोड कैसे किया है ताकि 21 आ जाए। एक चीज़ समझो दोस्तों, 4, 3 और 2 है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या 21 आएगा? ना जी ना आएगा, एडिशन से ये नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन करें आएगा? नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो अगर तो 4 और 3 12 और दूना कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, अगर 4 3 12 दूना 24 मल्टीप्लाई करें तो 24 आया, 24 आया।
ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि -3 करे तो 21 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 5 6 कितना हुआ 30 30 और 30 से मल्टीप्लाई करो 90, यानी कि मल्टीप्लाई वाला भी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला हमारा क्राइटेरिया है ये भी फॉलो नहीं करेगा। प्लस होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो फिर क्या होगा आइए देखते हैं। 4 3 और 2। ओके, अगर हम 4 का स्क्वायर आप करो तो कितना होता है 16 होता है। 3 का स्क्वायर करो अब तो कितना होता है 9 होता है। तो 16 और 9 कितना हुआ, इनको ऐड कर दो तो हुआ 25 हुआ। फिर इन 2 का स्क्वायर करो तो कितना हुआ 4 होता है। 25 में से 4 को अगर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 21 तो आ रहा है जी, यानी कि प्लस ये माइनस। आगे जो 2 नंबर से उनका स्क्वायर करना है उनको प्लस कर देना और लास्ट वाले को माइनस कर देना। ये क्राइटेरिया तो यहाँ पे फॉलो हो रही है। ओके, चेक कर लेते हैं दूसरे को भी। अब ऐसे ही देखो 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25। ओके, प्लस होना है प्लस। ओके, 6 का स्क्वायर करो कितना होगा 36। ओके जी, -3 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा -9। 25 और 36 हुए, 25 और 36, 25 और 36 को अगर आप जोड़ते हो, 25 और 36 को जोड़ दो तो कितना होगा 25 और 36 को जोड़ो तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 3 2 5 1 6, 61 हो गया। और 61 से अगर आप 9 को माइनस करते हो तो कितना आता है 52 आता है। हाँ जी, यानी कि हमें जो इसका कोड था ना, जो इसका पैटर्न था जिससे इसने कोडित किया था, ये हमें पता चल गया। जो हमें ये वाला है लास्ट वाला पूछ रहा है वो हम चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 8 एंड 4 है। 5 का स्क्वायर करो ना भाई कितना हुआ 25, 8 का स्क्वायर करो ना कितना हुआ 64, और 4 का स्क्वायर करो माइनस करके तो कितना हुआ 16। 25 और 64 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 25 और 64 9 80, यानी कि 89 हो गया। 89 में से 16 को आप माइनस कर दो तो कितना हो गया 3 एंड 7 73। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो पहले आप देख लीजिएगा माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करके, अब समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस नहीं होगा तो आप स्क्वायर और क्यूब करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके, किसकी ओर? रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलती है। ओके, तो रोहिणी जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करती है रोहिणी और उत्तर की ओर मुख करके कितना चलती है 2 किलोमीटर चलती है। ओके जी, सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली, फिर वो दाएं ओर मुड़ी। ठीक है, दाएं हमने मुड़ा दिया और 1 किलोमीटर चली। ओके, 1 किलोमीटर चली दाएं ओर मुड़ के। ओके, ठीक है, फिर वो दाएं ओर मुड़ी। ओके, और 2 किलोमीटर चली, फिर ये 2 किलोमीटर चलती है। ओके, दाएं ओर यानी नीचे की तरफ 2 किलोमीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है पूछ रहा है हमसे, तो ये इसका यहाँ पे है, ऐसे ऐसे चली थी उत्तर की तरफ, नीचे की तरफ है, यानी कि दक्षिण की तरफ इसका मुख हो जाएगा। किसकी तरफ हो जाएगा? तो इसका जो ये मुख है ये दक्षिण की तरफ है, यहाँ पे ये दक्षिण मुखी हो गई। ओके, हनुमान जी हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है फाइंड आउट करना। ओके, देखिए नेहा विपुल की माँ है, ये फाइंड आउट करना है। तो विपुल है यहाँ पे, ये हो गए विपुल जी। विपुल की मदर कौन है? तो विपुल की माँ की बात करें तो विपुल की माँ है यहाँ पे नेहा। ओके, अच्छी बात है, विपुल की माँ हो गई नेहा। ओके, ये वाला हो गया खत्म। रजत जो है वो नेहा का भाई है, रजत पदक। रजत जो है वो नेहा का भाई है, भाई के लिए हम लोग ये वाला साइन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो डबल का नेहा रजत का भाई है। प्रभाकर जो है वो रजत का पिता है। अब रजत का पिता कौन है? प्रभाकर। प्रभाकर कौन है? प्रभाकर जो है वो रजत के फादर हैं। ओके, रजत के फादर हैं प्रभाकर। तो पूछ रहा है कि प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? तो विपुल के ये कौन हो जाएंगे?
विपुल के क्या हो जाएंगे, विपुल के पिता यानी विपुल के दादा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस साइन की जगह पे प्लस माइनस रखना है। अब देखो 2/3 है और s का मतलब है भाग। जब देखो s का मतलब है भाग और भाग के बाद क्या है 1/3, तो जब 1/3 है और इसको साइन अगर गुणा करो ना तो 3/1 हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। देखो अगर ऐसे भागा 1/3 करते हो 1/3, लेकिन अगर यहाँ पे हम गुणा का साइन कर दें तो यही चीज़ जो है 3/1 हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग इसको 3/1 करते हैं गुणा का साइन करके। ओके, गुणा 3/1। ओके जी। अब देख लो Q का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे। Q कहाँ है, Q का मतलब क्या दिया हुआ है, Q का अर्थ है -7। ओके, -7। फिर P का अर्थ क्या है, P का अर्थ है +7 और R का अर्थ क्या है, R कहाँ है, R का अर्थ है गुणा 5। खत्म, काट कूट लो, जो बचता है बताओ। 3 से 3 खत्म हो गया, हाँ जी खत्म हो गया। ये 7 + 7 से -7 खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो 2 और यहाँ पे बचा क्या, इंटू 5 बात कर लो तो 10 हो गया। देख लो ऑप्शन से पूछ लो है कहीं, बिल्कुल कह रहा है सी के पास आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है वो लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। ये लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है वृत्त। ओके जी। वर्ग जो है, ये वर्ग हमारा लड़कियों को निरूपित करता है। वर्ग जो है वो लड़कियों को निरूपित करता है। और तीर ये वाला हिस्सा जो है ये लकड़ों को निरूपित करता है। ठीक है, लड़कों ही है, लड़कों को निरूपित करता है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। लड़कियों वाला हिस्सा कौन सा है, लड़कियों वाला डेंजर वाला हिस्सा है ये वाला। इसको खत्म कर दो, इसको छूना ही नहीं है, लड़कियों को ऐसे यहाँ से छूना ही नहीं, बस इनको हटा दो। अब देखो कि लंबे और लड़कों में कौन सा संबंध है। कह रहा है कि जो लंबे हैं उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं, उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं। तो लंबे व्यक्तियों को कौन निरूपित करता है, ठीक है। अब देखो उन व्यक्तियों को कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। लड़के का मतलब लंबे हैं, तो लंबे और लड़कों दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो लंबे भी हैं और लड़की और व्यक्ति भी हैं, तो डी और सी हो जाएगा ना। इसको हटा दो अगर आप, तो देख लो आप इनको हटाओ तो लंबे व्यक्तियों और लड़कों, लंबे व्यक्तियों और लड़कों में कौन कौन कॉमन है, तो लंबे व्यक्तियों और लड़कों में डी कॉमन है और सी कॉमन है। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ना समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, उसमें कुछ है ही नहीं कि ना समझ में आए। कह रहे कि 5 व्यक्ति हैं अलग अलग, एक महीने की 5 अलग अलग तारीख अर्थात पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को उनका वेतन मिलता है। पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी को उन सबका जो है वो वेतन मिलता है। अच्छी बात है भाई, सबका वेतन मिलता रहे। एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। एल को कब मिलता है, तो एम के ठीक बाद वाली तारीख को एल को वेतन मिलता है। ओके। एन को के ठीक पहले, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है। ओके। पी को के ठीक बाद, पी को कब मिलता है, तो के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। अच्छा, ये हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया सर जी। ओके जी। अब देखो क्या कर रहा है कि पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। अगर पी यहाँ पे हो जाएगा तो पी के ऊपर क्या है, के है, के ऊपर क्या है, एन है, लिख दिया, ये खत्म कर दिया हमने। ओके। अब देखो एम और एल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, तो एम और एल बचा क्या, खत्म हो गया चुपके से। अब देखो कह रहा है कि पी को क्या पूछ रहा है, एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, एम को 4 तारीख को वेतन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भागिए यहाँ से, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि सभी कप बोतलें हैं, जितने भी कप हैं, ये देखो
एक कप है, और ये सभी कप जो हैं क्या हैं, बोतल हैं, और सभी बोतलें जो हैं क्या हैं, सभी बोतलें जो हैं वो पैन हैं। खत्म, डायग्राम खत्म, डायग्राम हमने बना लिया। ओके, अब पूछ रहा है कि सभी कप पैन हैं, सभी कप पैन हैं। एक चीज आपको बता दूं कि जब भी नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर कप और पेन, कप से ऊपर पेन है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो दो स्टेटमेंट सही होते हैं। एक तो सभी सही होगा और दूसरा कुछ वाला भी सही होता है। जैसे पूछ रहा है कि सभी कप पेन हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सही है। अगर पूछा होता है कि कुछ कप पेन है तो भी सही होता है। अब देखो, कह रहा है कि सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप हैं। हम नीचे से ऊपर फिर अगर आते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट लागू होता है, सभी वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ वाला। तो सभी बोतलें कप हैं, बोतल के नीचे है कप, सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट लागू होगा। ये गलत है, सिर्फ कुछ दिया होता है, कुछ बोतलें कप है तो सही हो जाता है। सभी पैन कप हैं, सभी पैन कप हैं, ना जी, पैन ऊपर है कप नीचे है, कुछ वाला स्टेटमेंट लागू होगा। कुछ पैन बोतलें हैं, कुछ पैन बोतलें, हाँ जी बिल्कुल, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ वाला स्टेटमेंट लागू होता है। पहला और चौथा सिर्फ फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए निपटा दिए हम लोग, आगे बढ़ जाइए। देखिए, कथन और स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन का ये क्वेश्चन है, हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे जाते। कथन है कि प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए महानगर एक्स के सुपर मार्केटों ने घोषणा की है कि उनके समस्त ग्राहक अपने साथ थैली लेकर आएं, या उन्हें सुपरमार्केट से जूट की थैलियां खरीदनी होगी जिसकी कीमत 13 रुपये प्रति थैली होगी। यानी कि महानगर एक्स के जो सुपरमार्केट हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई अब प्लास्टिक की थैली यहाँ पे ना चलेगी, आपको आना है तो अपने साथ थैली लेके आइए, नहीं तो अगर आप हमारे यहाँ से थैली लेते हो तो जूट की थैली मिलेगी और जिसकी कीमत 13 रुपये प्रति थैली है। ठीक है, अब कह रहा है कि दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमें ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष जो है कथन के अकॉर्डिंग है। पहला निष्कर्ष है कि प्लास्टिक थैली बनाने वाली कंपनियों, क्या कह रहा है कि प्लास्टिक थैली बनाने वाली उन कंपनियों का राजस्व कुछ हद तक कम हो सकता है जो शहर एक्स में इनकी आपूर्ति करती है। ओके, सही बात है कि देखो ना आप कि अगर कोई एक महानगर है उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ बिल्कुल बंद हो जाएं, तो जो कंपनी वहां पे प्रोवाइड कराती होगी प्लास्टिक की थैलियाँ, उनके राजस्व में यानी उनके कलेक्शन में कमी आएगी ना, आएगी, जरूर आएगी। तो ये निष्कर्ष तो सही है हमारा, बिल्कुल ये निष्कर्ष हमारा सही है, यानी कि ये वाला निष्कर्ष तो है, सही लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि शहर एक्स के छोटे जनरल स्टोर के लिए प्लास्टिक थैलियों के पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है, इससे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक फॉलो करता है। कौन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। दी गई जानकारी से निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ में आए, आगे बढ़िए। कह रहा है कथन दिया हुआ है और उसके लिए दो धारणा दी गई है। अब हमें पता करना है कि कथन के अनुसार कौन सी धारणा जो है वो कथन में निहित है। कथन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। परिवहन कर्मियों ने हड़ताल कर दिया कि बस नहीं चलेगी। उससे हुआ क्या कि जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। अब बस ठप कर दी गई तो लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे, जो बसों से ही ऑफिस जाते हो कैसे जा पाएंगे। कह क्या रहा है धारणा देखिए, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। भाई यहाँ पे मेट्रो कोई बात नहीं है, बस सेवा ठप हुई है, तो बस सेवा ठप होने से वही व्यक्ति वहां पे नहीं पहुंच सकते ऑफिस ना, कि जो बस का यूज करते हैं, जो बस का यूज करते हैं। अब जिनके यहाँ से रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर हो, क्या 50 किलोमीटर जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, और बस का यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, गलत है जी। बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर है, यही सही है। ऑप्शन नंबर धारणा 2 इसमें निहित है। और अगर ऑप्शन की बात कर लें हम तो केवल धारणा 1 ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे भागते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एफ और जी। ओके, 7 व्यक्ति को ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति, और उत्तर की ओर मुख्य बढ़ यहाँ है।
देखिए ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक चीज मैं आपको समझा दूं, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, कोई कंफर्म प्लेस है क्या? ए और जी के बीच 3 व्यक्ति, ए और जी के बीच 3 व्यक्ति यहाँ भी आ जाएंगे, ए और जी के बीच 3 व्यक्ति यहाँ भी आ, कंफर्म प्लेस नहीं है, आगे बढ़िए। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये देखिए केवल 2 व्यक्ति ए के बाएं, उत्तर की ओर मुख है। अगर ए को यहाँ रखते हैं तो केवल 2 व्यक्ति इसके बाएं बैठेंगे, ए तो यहाँ पे आ गया। और कहा था कि ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो कंफर्म प्लेस हो गया ए और जी का, यहाँ पे हो गया। चलिए खत्म। जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है एफ, एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। एफ के लिए रेड जोन कर दो, सीधे रेड जोन, तुम यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता है एफ, एफ यहाँ पे तुम बैठ ही नहीं सकता है, तुम खतरा है जी। ठीक है, हमने एफ के लिए रेड जोन कर दिया। एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एफ कहाँ बैठा है? तो देखो एफ यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, एफ नहीं बैठेगा, तो ई के दाएं दूसरे, ई को यहाँ पे लेते हैं तो ए आ जाएगा, नहीं होगा। ई को यहाँ पे लेंगे तो एफ आ जाएगा, तो सीधी से बचता है ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है एफ, यानी ए के बगल में एफ बैठ जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है सी, बी के दाएं ठीक बगल में, 2 लोगों को अगल बगल बैठाना है, तो बी के दाएं ठीक बगल में बैठा है सी। हो गया ना? अब बचा क्या? बचा है हमारा सिर्फ और सिर्फ डी। तो डी जी को यहाँ पे बैठाइए, और हमसे यही पूछ भी रहा होगा कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर ना वो डी जी बैठे हैं, यानी कि डी जी बैठे हैं। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे भागिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि आज 23/2/2012 को के दिन को गुरुवार है, 23/2/2012 को गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 23 तारीख को, किसी भी साल में 23 तारीख को अगर गुरुवार है तो उसके 91 दिन बाद क्या होगा? अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे समझिए थोड़ा। हफ्ता, अगर सप्ताह की बात करें तो आज 23 तारीख है, तो 23 तारीख को अगर गुरुवार है, किसी भी तारीख को गुरुवार है, तो उसके 7 दिन बाद जो तारीख आएगी उस दिन भी गुरुवार ही होगा ना। 7 दिन बाद जो तारीख आएगी उस दिन भी गुरुवार ही होगा, गुरुवार होगा। तो 91 को जो है वो 7 सप्ताह में डिवाइड कर लो। तो जब आप 91 को 7 सप्ताह में डिवाइड करो तो देखते हो ये क्या होता है। 91 को 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7, एक बार गया 2 1 बचा, 7 एकम 7 एक बार गया 2 1, 7 3 21, 13 सप्ताह होंगे। तो भाई ये पूर्णतया डिवाइड हो गया ना। 13 7 आएंगे, 13 7 91, 13 बार 7 आएंगे। तो जो भी 7 आएंगे, अब देखो 13 बार 7, पहला 7, दूसरा 7, तीसरा 7, चौथा 7, पांचवा डॉट 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 13वां 7। तो इस सप्ताह को भी जो 7 आएगा गुरुवार होगा, इस दिन भी गुरुवार, इस दिन भी गुरुवार, उसी दिन भी गुरुवार, तो उसी तरह 13वें सप्ताह के दिन भी गुरुवार ही होगा ना जी। तो कंफर्म ये चीज तो पता चल गई ना अब कि 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सर जी गुरुवार ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, कह रहा है कि नीचे दिए गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है? अच्छा, प्रश्न आकृति जैसा आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, बस वही ढूंढ लीजिए। प्रश्न आकृति जैसा ऑप्शन में कौन सा है? ये है? नहीं है जी। षटकोण देखो ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सी वाला, ये वाला हिस्सा है, सी वाला हिस्सा है। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए भागिए, ऊपर भागिए। अब हाँ, इसको देखिए थोड़ा अच्छे से। दी गई आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये देखिए, जो ये छोटू सा त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे करके, ऐसे, इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे है त्रिभुज, तो 1 और 2, ठीक है। तो जब त्रिभुज में ऐसे कोई, त्रिभुज के बाद ऐसे कोई एक डंडा हो जाएगा 1 और 2, तो इनको ऐड कर देते हैं तो 2 और 1 3, 3 त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ से। यानी कि इस वाले एरिया में 3 त्रिभुज हैं, ठीक है। ये वाले में, ये जो छोटकू सु है ना,
इसमें 3 है, 4, 5, 6, 7। ये 7 त्रिभुज हमें दिख गए हैं जी, 7 तो दिख गए। आगे भी तो होंगे, हाँ जी बिल्कुल ही होंगे, क्यों नहीं होंगे, 7 होंगे, 7 हो गए। अब देखो 8, 9 और ये 10, टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो टोटल त्रिभुज है 10। यहाँ से उठा लो चुपके से ऑप्शन नंबर ए को 10 टिक करो और भागो। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। उल्टा कर दो पैंट को, इसके ये सीधा पैंट पहना ना, इसके पैंट को उल्टा कर दो, पैंट को उल्टा कर दोगे तो ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उल्टा जल प्रतिबिंब का मतलब जो फिगर दिया हुआ है उल्टा, यानी जब ए ऐसे दिया हुआ है, इसके नीचे जल प्रतिबिंब है, तो बेचारा ये ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जी। ABCD फलक युक्त घनाकार गुटके की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में जो है वो दिखाई गई। यदि ऊपरी फलक पर F हो तो नीचे फलक पर क्या होगा। F के विपरीत हमसे पूछ रहा है कि F के विपरीत क्या होने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, F के विपरीत क्या होगा। अच्छा, D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, कॉमन है। तो अगर यहाँ पे D है तो देखो D के विपरीत क्या नहीं होगा, जिस यहाँ पे D है तो D के विपरीत C नहीं होगा, D के विपरीत B भी नहीं होगा, क्योंकि जिस फलक में जो है उसके विपरीत वो नहीं होगा। तो D के विपरीत C नहीं होगा, D के विपरीत B भी नहीं होगा, यहाँ भी D है तो D के विपरीत A भी नहीं होगा, D के विपरीत E भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो ना A होगा, ना B होगा, ना C होगा, ना D होगा, ना E होगा। ठीक है, नहीं, C के विपरीत D के विपरीत C B A E होगा नहीं। तो बचा क्या, बचा क्या, तो बचा सिर्फ F। तो D के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे D के विपरीत जो है वो हमारे हो जाएंगे F। तो D के विपरीत F होगा, तो जब D के विपरीत F है तो F के विपरीत D है, बात वही है। तो देख लो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो F के विपरीत D, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए खत्म कर दिया हम लोगों ने खेला को, खेला खत्म, ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। तो दोस्तों देखिए, आपको रीजनिंग की बेस्ट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप एग्जाम में सही कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ जो भी पहले से वीडियो अपलोड है रीजनिंग के, जाए उनको देखिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।